हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव और आज हम 25 सितंबर के द हिंदू का एनालिसिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूज़ से। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो गवर्नर है कर्नाटक के, उन्होंने परमिशन दे दी है एक अथॉरिटी को, ताकि वो सीएम के अगेंस्ट एक इन्वेस्टिगेशन कर पाए। तो इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है एंड बहुत सारी डिबेट हो रही है कि क्या ये जो एक्शन है गवर्नर का वो लीगल है या नहीं। तो इसको एक बार थोड़ा सा देखते हैं। सी, जो कर्नाटक हाई कोर्ट है, उन्होंने गवर्नर ने जिसको परमिशन दी थी उसको अलाउ कर दिया है। हुआ क्या है कि एक केस चल रहा था और एक बहुत बड़ा एक मैटर उठा था, जिसमें जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये एक्चुअली एलिजिड है कि उन्होंने अपनी वाइफ को 14 साइट्स जो है वो ट्रांसफ़र कर दी थी। एंड इसमें मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी इन्वॉल्व है। तो ये एक अर्बन लोकल बॉडी है। उन्होंने इसके थ्रू 14 साइट्स अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर दी थी। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल या गवर्नेंस बेस्ड एक डिबेट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चीफ मिनिस्टर ने अपनी वाइफ को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी। अब कुछ इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने ये गवर्नर के पास जाके क्वेश्चन करा होगा कि क्या हम सीएम के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो गवर्नर ने परमिशन दे दी कि हाँ, आप सीएम के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर दो। फिर क्या हुआ, जब गवर्नर ने परमिशन दी कि आप सीएम के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, तो बहुत सारे ऑपोजिशन इसके अगेंस्ट आई एंड अल्टीमेटली इस पर डिस्कशन हुआ। हाई कोर्ट ने बोला कि जो गवर्नर ने सीएम के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन करने की अनुमति दी है किसी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को, वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं। पहली बात तो परमिशन की ज़रूरत क्यों है गवर्नर की। दूसरी चीज़, गवर्नर तो चीफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं ना, तो फिर गवर्नर ने खुद का ये डिसीजन कैसे ले लिया। ये दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन कौन सा करते हैं। सी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, ये बेसिक एक्ट है जो कि 1988 में आया था। इसका जो सेक्शन 17A है ना, और आई विल रिकमेंड कि आप इसको ध्यान रखो, मेंस एंड प्रीलिम्स दोनों में आपको हेल्प होगी। इसका जो सेक्शन 17A है, उसको 2018 में अमेंड करा गया था। 2018 के अमेंडमेंट ने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, अब पब्लिक सर्वेंट्स में सारे आ जाएंगे, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस जो कि इलेक्टेड हैं, वो सारे पब्लिक सर्वेंट्स ही हैं। तो चीफ मिनिस्टर भी पब्लिक सर्वेंट है। तो जो भी पब्लिक सर्वेंट हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी है सेक्शन 17A ने, जो कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर है। इवन दो इस एक्ट का एम ही है कि करप्शन को रोका जाए, इसमें एक ऐसा सेक्शन है जो आप समझ सकते हो, इस एक्ट का एक एक्सेप्शन है जो पब्लिक सर्वेंट्स को एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड ये लिखा है कि प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा किसी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का, उसी के बाद इस एक्ट के अंदर कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन होगी। तो सिंपल सा ये हुआ है कि जब पता चला कि सीएम ने अपनी वाइफ को कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है, तो किसी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने बोला कि हमें इनके अगेंस्ट इस प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, इनके अगेंस्ट कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है ना साफ साफ कि किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की परमिशन चाहिए। तो सीएम के केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी परमिशन दे सकती है वो गवर्नर ही है, और गवर्नर ने परमिशन दे दी। अब ये क्वेश्चन उठा कि गवर्नर तो चीफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे काम करते हैं, तो गवर्नर ने खुद ने परमिशन कैसे दे दी। सी, यहाँ पे ये है कि गवर्नर की जो पावर है, ये हाई कोर्ट ही कह रहा है कि गवर्नर की जो पावर है ना, ये नॉर्मली तो एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर ही चलेगी, जो कि आर्टिकल 163 में लिखा है। ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में गवर्नर इंडिपेंडेंट डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले कर सकता है। मतलब गवर्नर जो है वो इंडिपेंडेंट एक्शन ले सकता है कुछ एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में। अब ये एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस कौन कौन से होते हैं ये हाई कोर्ट ने ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं करा, बट द थिंग इज़ कि जब जब कोई नया टॉपिक आएगा तब हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या ये एक्सट्रीम सर्कमस्टांस है या नहीं। इस केस में हाई कोर्ट को लगता है कि एक्सट्रीम सर्कमस्टांस था, इसलिए अगर गवर्नर ने एड एंड एडवाइस के बिना भी यहाँ पे काम करा है तो भी वो अलाउ कर दिया गया है। तो ये बेसिक न्यूज़ है, और इसमें जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है आपको पता होना चाहिए कि एक तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट एग्जिस्ट करता है। किसी भी पब्लिक सर्वेंट ने, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या पॉलिटिशियन जो कि इलेक्टेड हो, उसने कोई अगर करप्शन करा है तो इसके अंदर उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होती है। लेकिन सेक्शन 17A जो है वो बोलता है इन्वेस्टिगेशन करने से पहले आपको परमिशन चाहिए किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की। ठीक है, इस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन था, गवर्नर, एंड दैट्स उन्होंने परमिशन दे दी। एंड ये परमिशन जो उन्होंने दी है ये सही थी हाई कोर्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंस था। फाइन। और ये जो प्रोटेक्शन है ना, ये उन्हीं के लिए अप्लाई होती है जो एक्शन अपनी
ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान किसी भी पर्सन ने दिए हैं। तो अगर कोई चीफ मिनिस्टर है, वो अपने घर पे कुछ करप्शन कर रहा है, तो वो शायद प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर जो ये प्रोटेक्शन है उसको ना मिले। लेकिन जब वो ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है, मतलब एक्चुअली ऑफिस का काम कर रहा है और उसके दौरान करप्शन हो रहा है, तो उसके अंदर सेक्शन 17A लग कर चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी मिल सकती थी। सो दैट्स द केस। नेक्स्ट न्यूज़, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तमिलनाडु में बहुत जगह कुछ इन्वेस्टिगेशन करी है एंड सर्चेस करी है हिज़्ब उत तहरीर को के जो लिंक्स हैं उनको ढूंढने के लिए। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो जिन पे ये क्लेम लगाया गया है कि वो इलेक्शन के अगेंस्ट या एंटी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे। अब ये जो न्यूज़ है इतनी डिटेल में हमें नहीं जाना क्योंकि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्या है, क्योंकि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थोड़ी सी न्यूज़ में आ गई ना, बिकॉज इट इज़ ए न्यूज़। कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो जिस रीज़न की वजह से न्यूज़ में हो, चाहे वो रीज़न इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन अगर वो बॉडी न्यूज़ में आ जाती है तो यूपीएससी उस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं एनआईए का। तो एक काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, विच इज़ काइंड ऑफ ऑब्वियस। एक्चुअली जब 2008 में टेरर अटैक हुआ था 26/11 इन मुंबई, तो ये डिसाइड किया गया या फिर ये हमें रियलाइज़ हुआ कि हमारे पास कोई एक यूनिफाइड एजेंसी नहीं है जो प्योरली टेररिज्म के अगेंस्ट काम कर रही हो, राइट? और वो भी इन्वेस्टिगेशन वाली, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए और प्रॉपर सर्च एंड सीजर के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर यूनिफाइड सेंट्रल लेवल पे बॉडी नहीं है। तब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बनाया गया था, इसलिए इसका नाम काउंटर टेररिज्म लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है। ये सारे उन ऑफेंसेस को डील करती है जिसमें सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया हार्म हो रही है, विच इज़ काइंड ऑफ कॉमन सेंस। तो जो एनआईए वो 2008 में बनी थी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन ऑफ टेरर रिलेटेड क्राइम्स अक्रॉस द स्टेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सी, जो सीबीआई है ना, वो भी एक सेंट्रल बॉडी है, लेकिन अगर सीबीआई को किसी स्टेट के अंदर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो उनको स्टेट का कंसेंट लेना होता है। अब आप देखो, जब हम टेररिज्म की बात कर रहे हैं, सीबीआई तो सीबीआई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइम्स को देखती है, बट टेररिज्म तो क्राइम अगेंस्ट द एंटायर कंट्री हो गया। तो यहाँ पे एनआईए को ये पावर दी है कि उनको स्टेट की जो परमिशन है और जो स्टेट की स्पेशल परमिशन है या स्टेट का जो कंसेंट है उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? विदाउट द स्पेशल परमिशन ऑफ द स्टेट दे कैन डू इट। और एनआईए को कौन देखता है और उसको कौन ओवरऑल मैनेज करता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं वो डायरेक्टली प्रीलिम्स में उस पर क्वेश्चन आ सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। लेट्स मूव ऑन टू द डिफेंस न्यूज़। अब डिफेंस न्यूज़ पर पहले क्वेश्चन आते थे, बीच में आने बंद हो गए और अब वापस रिज्यूम हो रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली इनको ध्यान रखना है। तो ये न्यूज़ क्या है बेसिकली, सी इंडिया में दो टाइप के अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। इंडिया में दो टाइप के अटैक हेलीकॉप्टर्स है। एक ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर अभी आया है जो कि डेजर्ट में आएगा, मतलब राजस्थान वाला जो रीजन है, जो बॉर्डर एरियाज पर एक्ट करेगा। और दूसरा अटैक हेलीकॉप्टर है जो कि हाई एल्टीट्यूड पर एक्ट करता है। हाई एल्टीट्यूड मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे, जैसे लद्दाख, ठीक है? तो ये दो टाइप के अटैक हेलीकॉप्टर्स अभी इंडिया में एक्टिव हैं। जो हाई एल्टीट्यूड वाला हेलीकॉप्टर है ना, ये किसके पास है? ये है एयरफोर्स के पास। एंड जो डेजर्ट में हेलीकॉप्टर है, ये किसके पास है? ये है ओवरऑल इंडियन आर्मी के पास। ये जितने भी मैंने आपको डिफरेंस बताए हैं, ये सब पे, इन सब पे एक क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है? नाउ, ये जो हाई एल्टीट्यूड वाला लद्दाख में एयरफोर्स के पास जो अटैक हेलीकॉप्टर है, ये इंडिया ने खुद नहीं बनाया था। इसका नाम है LCH। इसके बारे में भी देखेंगे। और ये वाला जो डेजर्ट में डिप्लॉयड आर्मी के पास जो अटैक हेलीकॉप्टर है, उसका नाम है अपाचे। लेकिन ये इंडिया ने नहीं बनाया, ये इंडिया यूएस से इंपोर्ट कर रहा है। फाइन, ये हमने बेसिक समझ लिया। अब जो न्यूज़ है ना, उसको पढ़ने में बहुत हमें आसानी होगी। तो 6 मंथ का डिले हो गया था फिलहाल, बट आर्मी के पास अब जो है 3 AH-640 अटैक अपाचे हेलीकॉप्टर्स आ चुके हैं। इसको किसने कंस्ट्रक्ट करा है? बोइंग कंपनी ने इसको बनाया है, जो कि बहुत बड़े बड़े एयरप्लेन्स भी बनाती है। सो ये डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। ये भी पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में दैट दिस वाज अ टर्म जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था, ये बताओ किस चीज़ से रिलेटेड है? डेफिनेटली ये हेलीकॉप्टर्स अपाचे से रिलेटेड है। वाइल द अपाचेज आर फॉर द डेजर्ट्स, द आर्मी इज सेट टू डिप्लॉय। सी, जो अपाचे है वो डेजर्ट के लिए है, लेकिन जो इंडिजिनसली मेड LCH है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, राइट? इंडिजिनसली मेड मतलब हमने इंडिया में ही बनाए, ये जाएंगे लद्दाख में, ठीक है? ये जो मैंने आपको डिफरेंस यहाँ पे समझा दिया। और ये HAL
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाए हैं। ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए। सो अपाचे जो है वो आइडल है फॉर काउंटरिंग आर्मर। आर्मर मतलब कोई आर्मर्ड टैंक होता है ना, टैंक बहुत ही ज़्यादा आर्मर्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होता है, उसके अगेंस्ट बहुत अच्छा वर्क करते हैं, इसलिए डेजर्ट में इसको रखा गया है। एंड दे वुड बी द सेकंड अटैक हेलीकॉप्टर इन आर्मी, क्योंकि LCH इंडिजिनस जो है वो ऑलरेडी एक्ट कर ही रहा है। एंड इंडिया साइंड अ डील विद बोइंग फॉर 6 अपाचेज फॉर आर्मी एट द कॉस्ट ऑफ अराउंड 800 मिलियन इन 2020। तो 2020 में एक डील हुई थी जिससे 6 अपाचेज आने थे। पहला जो बैच है उसमें 3 अपाचेज आ चुके हैं, 3 और आएंगे फ्यूचर में। अब क्योंकि LCH अभी न्यूज़ में तो नहीं था, बट जब हम अटैक हेलीकॉप्टर्स की बात कर रहे हैं ना, उसके कारण ये न्यूज़ में आ गया। सो इंडियन एयरफोर्स ने इसको इंडक्ट किया था, जिसका नाम है प्रचंड। तो एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो अभी इंडक्टेड है ना प्रॉपरली, वो एयरफोर्स के अंदर है LCH, ठीक है। जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर इंडिया ने खुद ने बनाया है HAL के थ्रू, फाइन। जो एयरफोर्स का वर्जन है उनके पास, वो है प्रचंड। इंडियन आर्मी के पास भी इसका एक वर्जन होगा, उसका डिफरेंट नाम रखेंगे वो, बट प्रचंड जो है ये एयरफोर्स के पास डिप्लॉयड है। एंड ये पहला मतलब ये पहला अटैक हेलीकॉप्टर था और ये हाई एल्टीट्यूड पे था। इट इज़ द ओनली अटैक हेलीकॉप्टर इन द वर्ल्ड जो कि 5,000 मीटर की ऊंचाई पर लैंड और टेक ऑफ करता है, मतलब 5 किलोमीटर की हाइट पर ये लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकता है ये, और ये वर्ल्ड का इकलौता अटैक हेलीकॉप्टर है। सी बहुत सारे ऐसे हेलीकॉप्टर है वर्ल्ड में जो कि इस हाइट पे लैंडिंग एंड टेक ऑफ कर सकते हैं, बट जो अटैक हेलीकॉप्टर है जिसमें वेपन सिस्टम भी लोडेड है, वो ये पहला है, ठीक है। और इसमें रिडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल है, तो मतलब ऑब्वियसली जो ये थोड़ा सा स्टेल्थ पे काम करता है और रिडार्स से, एनिमी रिडार्स से अपने आप को छुपा के रख सकता है। और ये फ्रेंच ओरिजिन शक्ति इंजन्स पर चलता है, जिसको HAL में बनाया जाता है। तो HAL तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तो इंडिया में ही है, लेकिन इसके अंदर जो इंजन है वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, वो उसका नाम शक्ति इंजन है और वो फ्रेंच ओरिजिन है, मतलब इंस्पिरेशन उसकी फ्रेंच इंजन्स पर है, और लेकिन उसका मैन्युफैक्चर इंडिया में हुआ है। ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है। एंड डिफेंस का एक पोर्शन GS3 में भी पूछा जाता है, वहाँ पे ना आपसे ये पूछा जा सकता है ओवरऑल कि इंडिया की जो न्यू स्ट्रैटेजी है वो क्या है, या ये पूछा जा सकता है कि इंडिया का ओवरऑल स्टेटस क्या है अभी विद रिगार्ड्स टू इंडियाज डिफेंस आर्किटेक्चर। तो उसमें आप एयरफोर्स की बात करोगे, उसमें आप आर्मी की बात करोगे, एंड उसमें आप नेवी की भी बात करोगे कि अभी इंडिया ने क्या क्या नई चीज़ करी है, वो आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप अटैक हेलीकॉप्टर्स को मेंशन कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट न्यूज़, PM मोदी मेट प्रेसिडेंट जेलेंस्की। तो लास्ट या फिर कल वाला जो हमारा सेशन था द हिंदू का, उसमें मैंने बताया था कि एक बहुत ही बड़ी समिट चल रही है, समिट ऑफ द फ्यूचर, जिसमें जिसमें बेसिकली 2022 में डिसाइड हुआ था कि ऐसी ही कोई समिट 2024 में होगी, और वही समिट अभी चल रही है। और उसमें ये बहुत बड़ा एम है कि फ्यूचर में हम क्या क्या चीज़ें चेंजेस करेंगे ओवरऑल वर्ल्ड में। तो इसमें जो मेन फोकस है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर था, क्योंकि 2030 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना है। तो इस समिट में ये देखा गया था कि कैसे कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम फुलफिल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम बहुत ही सारे डाइवर्स टॉपिक्स पर बातें भी हुई कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बदलाव करना है, कैसे जो मल्टीलेटरलिज्म है इंटरनेशनल लेवल पे उसको अप्रोच करना है, डेमोक्रेसीज को कैसे सपोर्ट करना है। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स एक डिस्कशन था। और उसी के दौरान प्राइम मिनिस्टर को अपॉर्चुनिटी मिली कि वो और भी सारे डिफरेंट जो लीडर्स हैं उनसे मिले। तो कल जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीन से मिले थे। आज मतलब कल की टाइम ही जो उनकी मीटिंग थी वो प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ भी हुई थी, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। एंड डेफिनेटली वी नो कि रशिया का जो इन्वेजन है यूक्रेन में, उसके कारण बहुत ज़्यादा जियो पॉलिटिकल टेंशन हो रही है। एंड इंडिया थोड़े से लाइक यू कैन से इंडिया पूरे सिचुएशन को थोड़े बैलेंसिंग पॉइंट से देखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डेफिनेटली इंडिया की जो डिस्कशन है रशिया के साथ, वो ब्रिक्स के थ्रू भी हो रही है, ठीक है। वो RIC के थ्रू भी हो रही है, रशिया इंडिया चाइना का ये कोलिशन है। उसके अलावा इंडिया जो है रशियन ऑयल खरीद रहा है, क्योंकि जैसे ही वॉर चालू होता है रशिया यूक्रेन का, तब क्या होता है कि बहुत सारी कंट्रीज ने रशिया से ट्रेड करना रोक दिया ऑन द मॉरल ग्राउंड्स। बट इंडिया, ठीक है ऐसा हुआ,
तो क्या हो गया, जो रशिया है वो किसी को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। तो ओवरऑल जो रशिया का जो ऑयल था, उसकी प्राइस ना इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा गिर गई। अब इंडिया ने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा कि रशिया की ऑयल की प्राइस जो है वो कम हो गई है, तो हम रशियन ऑयल खरीदने लग गए। वी स्टार्टेड बाइंग रशियन ऑयल, और वो बहुत ही चीप, कंपैरेटिवली काफ़ी चीप कॉस्ट पे हमें मिल रहा था। एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, एंड हमारा एम क्या है, हमारे बहुत सारे एम हैं, बट इस केस में हमारा एम है एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करना। एनर्जी सिक्योरिटी क्यों? क्योंकि हमारी जो डिमांड है ना, उसका 85% जो ऑयल है वो हम इंपोर्ट ही करते हैं, क्योंकि इंडिया में जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है वो बहुत ही कम है। एंड दैट इज़ वाई ज़्यादातर ऑयल 85% जो हमारी डिमांड है ऑयल की, वो हम इंपोर्ट करके ही फुलफिल करते हैं। तो डेफिनेटली अगर हमें कहीं चीप ऑयल मिल रहा है, और क्योंकि हमें एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करनी है, एंड दैट इज़ वाई इंडिया सॉ एन अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्टेड बाइंग रिलेटिवली चीपर, और थोड़ा सा जो सस्ता रशियन ऑयल है उसको हम खरीदना चालू कर दिया हमने। एनीवे, तो ये डिस्कशन हो रहा है अभी, राइट? लेकिन ये इंडिया रशिया के साथ काम कर रहा है, बट एट द सेम टाइम इंडिया जो है वो बहुत बार, लाइक पिछले 3 महीने में प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट जेलेंस्की के साथ 3 बार मिल चुके हैं 3 महीने में। ये क्या डिस्प्ले कर रहा है कि इंडिया दोनों साइड का बैलेंसिंग एक्ट इंश्योर करने की कोशिश कर रहा है। और इसी पॉलिसी को, जो मैंने आपको कल बताया था इजराइल एंड पैलेस्टीन के कॉन्टेक्स्ट में, इसी पॉलिसी को डी हाइफनेशन भी बोलते हैं। डी हाइफनेशन क्या होता है कि दो कंट्रीज है, कंट्री ए एंड कंट्री बी। मान लेते दोनों कंट्री में बहुत ज़्यादा वॉर चल रहा है, तो सपोज अगर इंडिया कंट्री बी से कुछ बात कर रहा है तो कंट्री ए नाराज़ हो जाएगी। अगर इंडिया कंट्री ए से बात करेगा तो कंट्री बी नाराज़ हो जाएगी। तो डी हाइफनेशन पॉलिसी ये हमारी फॉरेन पॉलिसी स्टैंडिंग है, जिसमें हम ये बोलते हैं कि अगर मैं कंट्री बी से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंट्री ए से नफरत करता हूँ, या मैं कंट्री ए से बात कर रहा हूँ तो मैं कंट्री बी से नफरत करता हूँ। तो हम इन दोनों को डी हाइफनेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी हम इनसे ऑफिशियल टॉक्स करेंगे तो ये दोनों कंट्रीज को हम सेपरेटली देखते हैं इंडिया के परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी का एक ऑब्जेक्टिव है जो आपको ध्यान रखना है। एनीवे, ये दोनों मिले, एंड जो इंडिया का परचेज ऑफ रशियन ऑयल है ना, इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ ऑब्वियसली, क्योंककि यूक्रेन को प्रॉब्लम है कि जैसे अगर इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करता है तो टेक्निकली जो रशियन इकोनॉमी है वो थोड़ी बहुत तो कंटिन्यूशन में है, और जितनी बेटर रशियन इकोनॉमी परफॉर्म करेगी, इट इज़ लाइकली कि रशिया जो है, जो उसका इन्वेजन है यूक्रेन में, उसको चालू रख पाए। तो यूक्रेन तो यही चाहेगा ना कि कोई रशिया से ट्रेड ना करे, बट फिर भी इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। रेफरिंग टू इंडियाज परचेज, मिस्टर जेलेंस्की हैड टोल्ड इंडियन जर्नलिस्ट, तो पिछले महीने जो जेलेंस्की है इन्होंने बोला था इंडियन जर्नलिस्ट को कि वो कोशिश करेंगे या वो उम्मीद रखते हैं कि जो इंडियंस हैं वो रशिया की तरफ अपना एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करें, इन द सेंस कि वो रशियन ऑयल को खरीदना वगैरह बंद कर दें। ये लास्ट महीने उनका स्टेटमेंट था, बट इस महीने उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को थैंक करा फॉर हिज एफर्ट्स फॉर मेकिंग द पीस। ये थैंक क्यों करा जेलेंस्की ने प्राइम मिनिस्टर को? मेनली बिकॉज इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी फिलहाल है वो बैलेंसिंग एक्ट के अकॉर्डिंग है। जस्ट बिकॉज हम रशिया के काफ़ी क्लोज हैं और उनका ऑयल परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने यूक्रेन में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन है उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, ऐसा हमने नहीं करा। ठीक है, दैट इज द केस। सो प्रेसिडेंट थैंक इंडिया फॉर सपोर्टिंग यूक्रेन्स सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। सी, इंडिया के पास भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे? इंडिया का जो अक्साई चिन्ह है वो चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। इंडिया का जो गिलगिट बल्तिस्तान वाला रीजन है वो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है। फाइन, तो इंडिया भी सेम चीज़ से सफ़र कर रहा है कि इंडिया की खुद की जो सोवरेनिटी है और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, मतलब जो इंडिया की टेरिटरी है ना, वो उस पर लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान उठा रहा है और चाइना उठा रहे हैं। तो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी हमारी ख़राब कर रहे हैं पाकिस्तान एंड चाइना। तो हम ऑलरेडी इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो टू सम एक्सटेंट हम यूक्रेन से रिलेट कर सकते हैं इस आइडिया में, क्योंकि यूक्रेन का भी जो ईस्टर्न रीजन है, ये पूरी कंट्री है यूक्रेन, और यहाँ पे यूक्रेन है, उसी के ठीक राइट में रशिया है। तो यूक्रेन का जो ईस्टर्न रीजन है ये रशिया के कंट्रोल में है बहुत टाइम से, और नीचे इसका जो सर्दर्न रीजन है जिसको क्राइमिया भी बोलते हैं, वो रशिया ने 2014 में ऑक्यूपाई कर लिया था। तो इस पर्सपेक्टिव से जो है इंडिया ये बोलता है कि जो सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है किसी भी कंट्री की, वो वायलेट नहीं होनी चाहिए। तो ये जो स्टैंड है इंडिया का, इवन दो इंडिया ने यूक्रेन को ओपनली सपोर्ट नहीं करा है, ना ही रशिया को ओपनली सपोर्ट करा है, इंडिया दोनों को मॉडरेट करके मीडिएट करके चलने की कोशिश कर रहा है।
बट स्टिल ये जो स्टैंड है इंडिया का इंटरनेशनल लेवल पे वो प्रेज करा गया. ड्यूरिंग द मीटिंग स्पेशल अटेंशन वॉज पेड टू स्ट्रेंथनिंग इंटरेक्शन विद द ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स. तो बस यही मीटिंग में दोनों ने बोला कि हम जो जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो G20 हो, वहाँ पे हम मिलके और ज़्यादा इस टॉपिक को रेज करेंगे. बस यही बात हुई. उसके अलावा ये भी डिस्कस हुआ कि जो पीस फार्मूला है, जो कि पीस समिट में, फर्स्ट पीस समिट में डिस्कस हुआ था, उसको डिप्लॉय करेंगे और सेकंड पीस समिट को भी ढंग से कंक्लूड करेंगे. अब आपको क्वेश्चन आएगा कि ये पीस समिट क्या है, पीस फार्मूला क्या है, तो इसको थोड़ा सा ब्रीफली देखते हैं. सी, हुआ क्या था कि जब रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन करा तो डेफिनेटली यूक्रेन ने अपील करी टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट दे कम एंड इंटरफेयर एंड ट्राई टू प्रोटेक्ट इट. और ये जो रशिया है उसका ये जो स्टेप है उसको किसी ना किसी तरह से वो डिस्करेज करे और रोके. और उसके बाद बहुत सारे कुछ राउंड्स भी हुए टॉक्स के यूक्रेन एंड रशिया के बीच में, बट वो सारे फेल हो रहे थे. तो यूक्रेन ने बोला कि देखो मैं एक पीस फार्मूला लाया हूँ. ठीक है, पीस फार्मूला. तो अब प्रीलिम्स में क्या करते हैं, वो ये टर्म दे देंगे दैट रिसेंटली सीन इन न्यूज द टर्म पीस फार्मूला इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट. मतलब ये पीस फार्मूला है, ये रिसेंटली न्यूज में था, तो बताओ ये किस इवेंट से लिंक्ड है. डेफिनेटली रशिया यूक्रेन वॉर से लिंक्ड है, तो ये आपको ध्यान रखना है. और ये किसने प्रपोज करा, ये यूक्रेन ने प्रपोज करा. यूक्रेन ने, जो उनके प्रेसिडेंट है जेलेंस्की, उन्होंने 10 पॉइंट का पीस फार्मूला बनाया. अब इसमें क्या क्या लिखा है, जो 10 के 10 पॉइंट है आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि हमारी न्यूक्लियर सेफ्टी होनी चाहिए. सी, जो ज़ैपोरिज़िया एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और ये क्योंकि पीस फार्मूला में मेंशन्ड है इसका नाम, तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है. आपको पता होना चाहिए कि ये यूक्रेन में ही है. एक्चुअली क्या था कि रशिया का एम ये था कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन के अंदर है ना, इस पे अटैक कर दे. उससे क्या होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट में ब्लास्ट होगा और रेडियो एक्टिविटी के कारण जो यूक्रेनियंस हैं डेफिनेटली उनको बहुत बड़ी टॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम्स होगी. सो उन्होंने बोला कि भाई पहले हमें न्यूक्लियर सेफ्टी इंश्योर करनी चाहिए, या वर्ल्ड कम्युनिटी को हेल्प करनी चाहिए यूक्रेन की न्यूक्लियर सेफ्टी इंश्योर करने के लिए, क्योंकि अगर रशिया ने ऐसे न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक कर दिया तो बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ जाएगा. ठीक है, तो न्यूक्लियर सेफ्टी की बात की गई. फिर बोला कि एशियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज के लिए फूड सिक्योरिटी भी ज़रूरत है. ऐसा क्यों, रशिया यूक्रेन वॉर की जब हम बात कर रहे हैं, पीस फार्मूला उसी वॉर का है, तो एशिया और अफ्रीकन कंट्रीज की फूड सिक्योरिटी बीच में कहाँ से आ गई, ये इसलिए आई क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन, ये वाला जो रीजन है ना, ये कुछ टाइम पहले तक वर्ल्ड का 25% वीट एक्सपोर्ट करता था. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है जो आपको पता होनी चाहिए. अब क्योंकि यूक्रेन में तो वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा. दूसरी चीज, लोग रशिया से खरीद भी नहीं रहे, क्योंकि रशिया ने वॉर चालू करा था, तो लोग रशिया से नहीं खरीद रहे थे मॉरल ग्राउंड पे. तो देखा जाए ये जो वीट एक्सपोर्ट जो यहाँ से आता था इस पूरे रीजन से, वो बहुत तेजी से गिर गया. ठीक है, तो मतलब, और ये जो वीट कहाँ जाता था, बहुत सारी एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज में जाता था. तो ये बोला गया है कि अगर पीस फार्मूला को हमने अप्लाई कर लिया और ये वॉर जो है स्लो डाउन हो गया या रुक गया, तो उससे जो रशिया यूक्रेन वाले रीजन से जो वीट एक्सपोर्ट है वो वापस रिज्यूम हो सकता है, और जो फूड सिक्योरिटी है एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज की, वो ठीक हो सकती है. रिस्टोरेशन ऑफ रशिया यूक्रेन बॉर्डर prior to 2014 annexation of Crimea in line with Article 2 of the Charter of the United Nations. तो जो आर्टिकल 2 है चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस का, उसमें भी उसको भी यहाँ पे मेंशन करा गया है, और बोला है कि 2014 के पहले, जैसे मैंने आपको कहा कि अभी यूक्रेन का जो ईस्टर्न साइड है वो रशिया के अंदर है, और 2014 में जो सदर्न साइड है क्रीमिया, उसको ऑक्यूपाई कर लिया था रशिया ने. तो वो बोल रहे हैं कि ये पूरा रीजन वापस यूक्रेन को लौटा दिया जाए, जो भी अभी रशिया के पास है. तो डेफिनेटली बहुत डिफिकल्ट है इसको एम्प्लॉय करना, पीस फार्मूला को. तो ये जो है डिसाइड हुआ था, और ये फर्स्ट पीस समिट जो है उसके अराउंड ही इसको डिसाइड करा गया था, और ये पीस फार्मूला लॉन्च करा था यूक्रेन ने. अब ये फर्स्ट पीस समिट क्या है, ये भी यूक्रेन यूक्रेन का ही एक इनिशिएटिव था, जहाँ पे बेसिकली यूक्रेन के सारे वर्ल्ड लीडर्स को बुला रहा है और बात कर रहा है और बोल रहा है कि प्लीज़ आप रशिया का ये जो अग्रेशन है उसको कंडेम करो, उस पे रशिया पे आप प्रेशर डालो ताकि वो अपना जो इन्वेजन है उसको रोके. तो ये पीस समिट का एम था, तो ये यूक्रेन ने ही लॉन्च करी थी. अगेन प्रीलिम्स, ये यूक्रेन है ना कि यूके, बाय द वे. प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट पीस समिट ये किससे एसोसिएटेड है या ये क्या है, और ऑप्शंस आपको दे देंगे, जिसमें एक ऑप्शन में लिखा होगा यूक्रेन अपील
फॉर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ताकि वो रशिया पे प्रेशर डालें ताकि ये वॉर खत्म हो। ठीक है, तो इसको आप फर्स्ट पीस समिट बोल सकते हो या समिट ऑफ द पीस। तो पीस और समिट अगर एक सेंटेंस में आ रहे हैं तो मतलब वो यूक्रेन रशिया वॉर से लिंक्ड है, और वहीं पे जो पीस फॉर्मूला भी लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो पाथ टू पीस समिट इसका टाइटल था, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। ठीक है, उनका एम तो यही था कि वॉर खत्म हो, बट अभी तक नहीं हुआ है। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका एंड यूएई, इन चारों ने जो फाइनल डॉक्यूमेंट था ना पीस समिट का, उसको साइन नहीं करा था। क्योंकि सी, इसमें क्या लिखा है पीस फॉर्मूला में कि रशिया जो है 2014 से पहले, जित 2014 से पहले तक जो एक्चुअली स्टेटस को था वो रिस्टोर करे, और जो भी लोकेशन रशिया ने ऑक्यूपाई करी है वो वापस दे दे। तो इंडिया को लगा कि अगर हम इस डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि हम रशिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं। वाई? क्योंकि इंडिया बैलेंसिंग एक्ट रखना चाहता है। तो अगर इंडिया ने इस पीस समिट में पार्टिसिपेट करा है तो मतलब वो यूक्रेन को फेवर कर रहा है। लेकिन अगर उसने इस पीस समिट के फाइनल डॉक्यूमेंट को साइन नहीं करा तो मतलब वो रशिया के फेवर कर रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे आप देख सकते हो एक बैलेंसिंग एक्ट निकल कर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए इवन दो इंडिया ने फर्स्ट पीस समिट में पार्टिसिपेट किया था लेकिन उसने डॉक्यूमेंट को साइन नहीं करा, इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो अगला पीस समिट है, सेकंड पीस समिट होने वाला है, उसमें इंडिया जो है कोऑपरेट शायद कर सकता है। लेट अस सी क्या होता है। नेक्स्ट न्यूज़, शेड्यूल कास्ट सब डिवीजन। एक्चुअली क्या है, एक रिपोर्ट आई थी जिससे ये पता चला कि शेड्यूल कास्ट के अंदर जितने भी कम्युनिटीज़ को रिजर्वेशन मिलता है उसमें से जो रिच या फिर अर्बन एरिया में रहने वाले जो एससी कैंडिडेट्स हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द बेनिफिट्स सिर्फ उन्हीं को मिल रहा है, एंड जो थोड़े से पुअर एंड रूरल एरिया में रहने वाले एससी कैंडिडेट्स हैं जो कि जिनका नंबर काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इनकी जो क्वांटिटी है ना बहुत ज़्यादा है रिच और अर्बन एरिया में रहने वाले एससी कैंडिडेट्स से, उनको जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो बहुत ही कम मिला है, मिनिमम मिला है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि ये रिपोर्ट में ही मेंशन है, ये मैं नहीं बोल रहा, कि इनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, इनके पास ज़्यादा एक्सेस भी है। तो रूरल एरिया में स्कूल कॉलेजेस इनकी क्वालिटी कम होती है और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जो नॉलेज है ना वो भी कम है। इनके पास ये दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं, तो ये फ़ायदा ज़्यादा उठा लेते हैं। या फ़ायदा उठाना गलत टर्म हो जाएगा, ये बेनिफिट ज़्यादा इनको मिलता है एससी की सीट्स का। तो मान लेते हैं 10 अर्बन एरिया से लोग हैं और 100 लोग हैं रूरल एरिया से। ये सारे के सारे लोग एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और किसी कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन हो रही है जिसमें 11 सीट्स हैं। ठीक है, जिसमें 11 सीट्स हैं, तो ये 10 के 10 सेलेक्ट हो जाएंगे और इनमें से सिर्फ एक ही पर्सन जा रहा है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है कि जो गरीब और रूरल एरिया में एससी कैंडिडेट्स रह रहे हैं उनके लिए। ये आपको ध्यान रखना है, और ये रिपोर्ट ने कहा है, अगेन रिपोर्ट सजेस्टेड दिस। लेकिन इसके अगेंस्ट एक काउंटर भी होता है कि जस्ट बिकॉज कोई रिच है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अगेंस्ट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड देयर आर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, दोनों साइड पे डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स है, बट ये एक रिपोर्ट थी। अब हुआ क्या है, अब ये बोला गया है कि अगर इतनी ज़्यादा इनइक्वालिटी एससी जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं के अंदर एग्जिस्ट करती है, तो क्यों ना हम जो रिजर्वेशन है एससी को मिला है उसका सब कैटेगराइजेशन कर दे। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि मान लेते 10 जो हैं वो थोड़े से रिच और अर्बन एरिया से आते हैं एससी कैंडिडेट्स, और 100 जो एससी कैंडिडेट्स हैं वो सॉरी पुअर और रूरल एरिया से आते हैं। तो ये जो 10 कैंडिडेट्स थे वो 11 सीट में से 10 सीट खुद ही ले जाते थे और इनके लिए सिर्फ एक ही सीट बची थी। तो अब बोल दिया जाएगा कि क्यों ना हम ये जो 11 सीट्स है ना इनको भी फर्दर डिवाइड कर दें, और ये बोल दे कि सिर्फ 2 ही सीट्स रिजर्व्ड है एक रिच और अर्बन लोगों के लिए, और बाकी की जो 9 सीट्स है ना वो पुअर एंड रूरल एरिया के लिए लिमिटेड है। तो बेसिकली यही सब कैटेगराइजेशन हो जाएगा कि ऐसा ना हो कि यही लोग 10 के 10 सीट्स ऑक्यूपाई कर ले, इनके लिए सिर्फ 2 ही सीट्स हैं और बाकी 100 लोगों के लिए 9 सीट्स हो जाएगी। तो ये जो नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है ना, ये मैंने बस अज्यूम करा है एग्जाम्पल के लिए, आपको समझाने के लिए, बट सब कैटेगराइजेशन का मतलब यही होता है। ओबीसी जो सब कैटेगराइजेशन है उसको रिकमेंड करा था रोहिणी कमीशन ने, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट इसमें भी सेम ही सिनेरियो था ओबीसी के अंदर भी। एनीवे, अब यहाँ पे हुआ क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की एक बेंच थी, उन्होंने बहुत सारी पिटिशंस अभी रिसीव करी है,
ऐसा क्या उन्होंने रिसीव करा है? सी, अगस्त 1 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा डिसीजन दिया जिसमें उन्होंने ये जो सब कैटेगराइजेशन है ना, इसको अप्रूव कर दिया। उन्होंने बोला कि हाँ, ये सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए ताकि जो वल्नरेबल और मार्जिनलाइज सेक्शन है एससी कास्ट के अंदर ही, उनको भी रिजर्वेशन का बेनिफिट मिले। ठीक है, तो उन्होंने सब कैटेगराइजेशन को अप्रूव कर दिया था। अब डेफिनेटली बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है पूरा ही, तो बहुत सारे लोगों ने इस डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल करा है। ठीक है, यही है, सीकिंग अ रिव्यू ऑफ द डिसीजन। एंड जो रिव्यू फाइल कर रहे हैं, जो इस डिसीजन के अगेंस्ट है, वो क्या बोल रहे हैं? वो ये बोल रहे हैं कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट्स वो खुद ही चूज कर सकते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये था कि सब कैटेगराइजेशन एक तो ठीक बात है, दूसरी चीज उन्होंने बोला कि जो स्टेट्स हैं वो खुद डिसाइड करेंगे कि वो सब कैटेगराइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो क्या होगा, एंड न्यू एससीज कौन से होंगे, या जो एससी जो टोटल लिस्ट है ना, उसमें वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अब जो लोग इसको रिव्यू पे डाल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि एससी लिस्ट में कौन आता है कौन नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट डिसाइड करता है। मतलब एससी लिस्ट में किसको इंट्रोड्यूस करना है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। और अगर एससी लिस्ट में कोई चेंज करना है, किसी को इंक्लूड करना है या किसी को एक्सक्लूड भी करना है, तो वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास पावर है, ये स्टेट्स के पास पावर नहीं है। और क्योंकि स्टेट्स के पास पावर है ही नहीं कि वो एससी की जो लिस्ट है उसमें बदलाव कर पाए, इसीलिए अगर इसीलिए स्टेट्स को ये पावर देना कि वो सब कैटेगराइजेशन कर दे, ये इलीगल होगा। ये रिव्यू जो डाल रहे हैं वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट। तो आप देख सकते हो दोनों साइड के ही अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं? एनी कम्युनिटी हैज एडवांस्ड और सीज टू बी पार्ट ऑफ एससी और एसटी, पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड देम। ठीक है, जो 1950 का एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, इस ऑर्डर के अंदर ही ना एससी की लिस्ट बनी हुई है कि कौन कौन शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में आते हैं। और ये बोला गया है सिर्फ जो पार्लियामेंट है वही डिसाइड कर सकती है कि किसी को इसमें डालना है या किसी को इससे निकालना है लिस्ट के अंदर से। ठीक है, ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पे उसमें क्वेश्चन बन सकता है। कमिंग ऑन टू स्टबल बर्निंग, सी अब जो है अक्टूबर एंड नवंबर वाला जो मंथ है वो आने वाला है, एंड सबको पता है कि इसी टाइम पर दिल्ली में जो पोल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, एक्सट्रीमली बढ़ जाता है, एंड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी दिल्ली बन जाती है। वैसे भी है कुछ हद तक, बट उस टाइम पे तो हो ही जाता ही है। और इस पोल्यूशन के बहुत सारे रीजंस हैं। एक जो काफ़ी बड़ा रीज़न है वो है स्टबल बर्निंग। स्टबल बर्निंग क्या होती है कि सपोज किसी ने खेती करी, खेती करने के बाद फसल को काट दिया। अब जब वो फसल को काट देते हैं ना, तो जो ज़मीन के नीचे जो फसल की रूट्स हैं और उसके ऊपर भी कुछ स्टबल रह जाता है, मतलब कुछ स्ट्रॉज रह जाते हैं जो कि फसल के साथ कट के नहीं गए। यही होगा ना कि भाई इतनी बड़ी फसल है, उसको ऊपर से काट के ले गए, तो नीचे वाला हिस्सा तो अभी भी ज़मीन पर ही है। तो अब क्या है, क्योंकि ज़्यादातर फार्मर्स इतने रिच नहीं हैं कि वो बहुत सारे लेबरर्स को पैसा दे और वो जो ये स्टबल बच गया इसको उठा के ले जाएं, तो वो क्या करते, ठीक है, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी ये प्रॉब्लम है कि क्योंकि नया सीजन भी आ रहा है, जैसे ही वो उसको काटेंगे फसल को, तो यहाँ पे नई फसल उगाएंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी स्टबल रखा हुआ है, तो स्टबल को हटाना पड़ेगा तभी तो वो नई फसल उगा पाएंगे ना। तो क्योंकि नया सीजन आ रहा है तुरंत, और पैसे नहीं है कि लेबरर्स को पैसा दें और इस स्टबल को उठवाए, तो वो क्या करते हैं, इसको जला देते हैं, इसको बर्न कर देते हैं स्टबल को। इसी को कहते हैं स्टबल बर्निंग। और दिल्ली जो है वो यहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पे हरियाणा, यहाँ पे है पंजाब, यहाँ पे राजस्थान का कुछ पोर्शन है, यहाँ पे यूपी का कुछ पोर्शन है। तो मेनली इस टाइम पर अक्टूबर नवंबर के टाइम पे इस डायरेक्शन में जो है वो हवा चलती है। तो जो भी स्टबल बर्निंग से जो धुआं उठता है ना, वो पूरा दिल्ली के ऊपर आ जाता है, और यहाँ पे बहुत बड़ा एक एनवायरमेंटल और एयर पोल्यूशन का क्राइसिस आ जाता है। तो अब क्योंकि सितंबर आ चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है ना, उससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप बताओ कि आपने कौन कौन से एक्शन लिए हैं स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए, क्योंकि एयर पोल्यूशन वाला जो मंथ है वो आने वाला है। ठीक है, तो यही एक चीज़ है। तो नवंबर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को ये डायरेक्ट किया था कि वो बहुत ही तेजी से एक्शन ले कि स्टबल बर्निंग को रोका जाए। मतलब ये 5 स्टेट मिल के दे शुड कम टुगेदर, और फिर उनको कोई ना कोई ये एक्शन लेना चाहिए, इसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। और 2023 में बहुत सारी हियरिंग भी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें
CAQM है, उसके थ्रू एडवाइस करा गया था स्टेट गवर्नमेंट को कि एक ऐसा सप्लाई चेन मैकेनिज्म बनाओ जिससे XC2 यूटिलाइजेशन ऑफ पेडी स्ट्रॉ हो पाए। अब इसका क्या मतलब है? सिंपल सा यही मतलब है कि क्यों ना ये जो स्टबल है ना, जो ज़मीन के ऊपर रह गया, इसको जलाने की जगह एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहाँ पे XC2 मैनेजमेंट हो जाए। XC2 मतलब जहाँ पर स्टबल है उस साइट पर नहीं, कहीं और। एक्स का मतलब होता है कहीं और, साइट, C2 मतलब साइट। तो जहाँ पे स्टबल है वहाँ पे उसको बर्न मत करो, बट कहीं और उसको ले जाके बेच दो। तो ऐसा कर सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं जो इस स्टबल को यूज़ करके फ्यूल में कन्वर्ट कर सकती है, एथेनॉल में कन्वर्ट कर सकती है, ठीक है? बहुत चीज़ें कर सकती है। तो आप इस स्टबल को उन कंपनीज को बेच दो, एक तरह से यही कहना चाहते हैं वो। और ऐसी सप्लाई चेन बनाओ ताकि फार्मर्स उन कंपनी से मिल पाए, अपने स्टबल को बेच पाए और स्टबल बर्निंग करने की ज़रूरत ना पड़े। ये पिछले साल का था, तो सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि क्या आपने कुछ ऐसा एक्शन लिया है या नहीं? एनीवे, अब क्योंकि CAQM न्यूज़ में था, तो ये इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको पढ़ लेते हैं। तो ये जो कमीशन है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और ये ज़्यादा पुरानी बॉडी नहीं है, 2020 में ही बनी है, रिलेटिवली न्यू है। स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि एक लॉ के थ्रू बनी है, किसी एक्ट के थ्रू ये बनी है, ठीक है? इसका जो चेयरपर्सन है वो सेक्रेटरी या फिर चीफ सेक्रेटरी के रैंक का होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इन सब पे क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स में। और 3 साल के लिए ही ये चेयरमैन रहते हैं, 70 ईयर्स इनकी मैक्सिमम एज होगी। इसके अलावा यहाँ पे 5 और मेंबर्स होते हैं, जो कि ये 5 स्टेट यहाँ पे लिखे ना, दिल्ली, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, देन हरियाणा एंड पंजाब, इनके भी रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इस बॉडी के पार्ट रहेंगे। इनका क्या है, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक्टिविटीज़ को जो कि एयर क्वालिटी को ख़राब कर रही है, वही बेसिक जो इनकी पावर्स हैं, वो आपको ध्यान रखनी थोड़ी बहुत, ठीक है? नेक्स्ट, OBC लिस्ट इंक्लूजन। यहाँ पे क्या हुआ है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा था जिसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं OBC की कैटेगरी में उन्होंने कुछ एडिशन करने की डिमांड की थी। एक्चुअली क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, जो OBC की लिस्ट है ना, OBC की लिस्ट वो सेंटर के लिए अलग होती है और हर स्टेट अपनी खुद की सेल्फ OBC लिस्ट बनाता है। ये आपको वैसे ही पता होगा अगर आप स्टेट लेवल के एग्जाम भी देते हो तो। तो सेंटर की खुद की एक OBC लिस्ट है, स्टेट्स की, हर स्टेट की खुद की एक OBC लिस्ट है। तो वेस्ट बंगाल खुद की जो उसकी स्टेट की OBC लिस्ट है उसमें कुछ एडिशन करना चाहता था, जिसमें कुछ डिफरेंट कास्ट थी एंड कुछ स्पेसिफिक मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी थी। तो कुछ एक्स्ट्रा एडिशन वो करना चाहता था अपनी स्टेट लिस्ट के अंदर। अब क्या हुआ कि रिसेंटली ये हुआ कि जो कैलकाटा हाई कोर्ट है ना, उन्होंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि कुछ एडिशन करना है OBC लिस्ट में, इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है? इसको स्टॉप कर दिया। तो अब इस पे भी डेफिनेटली कंट्रोवर्सी हो गई। तो एक्चुअली जो हाई कोर्ट है उन्होंने स्टेट को बोला था कि आप ये बताओ कि किस तरीके से आपने सर्वे करा है। मतलब सी, जो एग्जीक्यूटिव है ना, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, वो कोई भी आर्बिट्ररी एक्शन नहीं ले सकती। आर्बिट्ररी मतलब बिना किसी एक्सप्लेनेशन के कोई एक्शन नहीं ले सकती। सपोज स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि मैं सब पर 100% टैक्स लगा रही हूँ, तो ये जो 100% है ना, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा स्टेट को कि ये 100% ही क्यों है, ये 99% क्यों नहीं है, ये 101% क्यों नहीं है, ठीक है? तो मतलब कोई भी काम अगर एग्जीक्यूटिव कर रहा है तो ऐसे रैंडमली नहीं कर सकता। तो पूछ रहे हैं कि ये जो आप एडिशन करना चाहते हो, क्या आपके पास ऐसा कोई सर्वे है जिससे आप बता सको कि इनको ज़रूरत है एडिशन की? और वो जो सर्वे है उसका जो स्कोप है वो क्या है? मतलब उसका जो बैकग्राउंड है और उसका जो ओवरऑल ये फाउंडेशन है, उसको एक्सप्लेन करने की बात की गई है, ठीक है? बस यही उन्होंने पूछा है और ये एक डिबेट चल रही है फिलहाल। चेंज ऑफ हार्ट की एक ये एग्जाम्पल है। ये नेक्स्ट न्यूज़ है। ये एक्चुअली यहाँ पे मैंने इंक्लूड इसीलिए करा है क्योंकि एक एग्जाम्पल है ये, जिसमें एक पर्सन जो कि पहले स्मगलर था, वो बहुत सारे प्लांट्स को, एंडेंजर्ड प्लांट्स को स्मगल कर रहा था या प्रोटेक्टेड प्लांट्स को स्मगल कर रहा था। अब वही प्रोटेक्टर बन गया है। वो बाकी जो स्मगलर्स हैं ना और बाकी जो पोचर्स हैं, पोचर्स कौन होते हैं? जो कि एनिमल्स को हंट करते हैं इल्लीगली। तो बाकी जो स्मगलर्स हैं और बाकी जो पोचर्स हैं, अब वो खुद उनको पकड़वाता है, जबकि ये खुद ही पहले स्मगलर था। इनका नाम है साबू वर्गीस। ऐसे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप ऐसे में या एथिक्स में यूज़ कर सकते हो मेंस के अंदर, एंड इसलिए मैंने यहाँ पे इसको यूज़ करा है, ठीक है? बस आपको बताने के लिए कि उस पर्सन का चेंज ऑफ हार्ट हुआ है, दैट पर्सन हैज़ कंप्लीटली चेंज हिज लाइफस्टाइल। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वो जो पर्सन है वो स्मगलिंग क्यों करता था? वयान बार्क की, मतलब जो सिनेमन ट्री है उसको वयान बार्क बोलते हैं, उसकी स्मगलिंग क्यों करता था? मेनली उसके पास पैसे की कमी थी, लाइवलीहुड की शॉर्टेज थी।
फिर क्या हुआ, एक पेरियार टाइगर ट्रेल चालू हुई, जिसमें जो पुराने स्मगलर रहे थे, जो स्मगलर्स है ना, उनके पास प्लांट्स की और पूरे इकोसिस्टम की काफ़ी अच्छी नॉलेज तो होती है। तो क्यों ना वो स्मगलर जो कि अपने आप को रिफॉर्म करना चाहते हैं, उनकी ही मदद ली जाए और उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर जो स्मगलिंग करते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए करते हैं, उनका कोई नफरत नहीं है उनको प्लांट से। तो वो बोल रहे हैं कि क्यों ना उनको एम्प्लॉयमेंट दे दिया जाए इस पेरियार टाइगर टाइगर ट्रेल के अंदर, जिसमें क्या होगा, वो इको टूरिज्म इनिशिएटिव है, जिससे जो ओवरऑल टाइगर रिजर्व है, पेरियार टाइगर रिजर्व, उसमें इको टूरिज्म को प्रमोट करा जाएगा, वहाँ पे जो स्मगलिंग हो रही है या पोचिंग एक्टिविटी है उनको रोका जाएगा, और उसमें जो ये फॉर्मर स्मगलर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा ताकि वो बाकी स्मगलर्स और पोचर्स को रोके। सिंपल, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे और एथिक्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो साबू हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन लीडिंग एंटी पोचिंग एफर्ट्स एज वेल। बस ये सारी चीज़ें। अब क्योंकि यहाँ पे पेरियार टाइगर रिजर्व का मेंशन था तो मतलब वो न्यूज़ में आ चुका है। वैसे तो आपको पढ़ना ही होता है बट फिर भी मैंने यहाँ पे स्पेशली आपको बता दिया। तो ये टाइगर रिजर्व तो है, साथ में ही एलिफेंट रिजर्व भी है। और ये देखो, ये है स्टेट ऑफ केरला, ठीक है? ये स्टेट ऑफ केरला है और उसके एकदम सर्दर्न साइड पे पेरियार टाइगर रिजर्व है। और ये एकदम, क्योंकि केरला के राइट में क्या है, तमिलनाडु है ना, ये तमिलनाडु है यहाँ पे, तो तमिलनाडु की बॉर्डर पर ये एग्जिस्ट करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं प्रीलिम्स में, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेके उनकी लोकेशन पर, ठीक है? एंड जो दो मेजर रिवर्स है पेरियार और पंबा, इनका ये वाटरशेड बनाते हैं। वाटरशेड मतलब यहाँ पे यहाँ पे एक तरह से आप मान सकते हो ओरिजिन हो रहा है इन रिवर्स का। और ये जो रीजन है पूरा, ये इन रिवर्स को इनिशियल सपोर्ट देता है बेसिकली। ये इंपॉर्टेंट है, अलग से इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। एंड लोकेटेड हाई इन द कार्डमम हिल्स एंड पनेलम हिल्स ऑफ द साउथ ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। सी, एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, ये जो पूरा रीजन है ये वाला, ये ये बेसिकली वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। इसी के नीचे यहाँ पे कार्डमम हिल्स है एंड पंडलम हिल्स है, जिसके कॉन्फ्लुएंस पे पेरियार टाइगर रिजर्व जो है वो लोकेटेड है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इस पे डायरेक्टली प्रीलिम्स पे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट टॉपिक। सो अभी जो मैंने आपको बताया था, जो अभी समिट ऑफ द फ्यूचर हो रही है, जो 2022 में डिसीजन लिया गया था कि 2024 में एक समिट ऑफ द फ्यूचर होगी। कल वाले सेक्शन को प्लीज़ आप एक बार देख लेना, जिससे मैंने पूरा प्रोसेस आपको समझाया है कि यहाँ तक पहुँचे कैसे हम। ठीक है, तो 2024 में समिट ऑफ द फ्यूचर हो रही है, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वगैरह या फ्यूचर में जो गवर्नमेंट्स हैं इंटरनेशनली उनको क्या क्या एफर्ट्स लेने हैं, इन सारी चीज़ों पर बात होती है और प्रॉमिस किए जाते हैं। तो इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट करा, और इंडिया ने, और इस समिट ऑफ द फ्यूचर में डिसीजन लिया गया कि, क्या डिसीजन लिया गया, मतलब एक समिट ऑफ द फ्यूचर के थ्रू एक डॉक्यूमेंट निकल के आया। इस डॉक्यूमेंट का नाम है पैक्ट ऑफ द फ्यूचर। ठीक है, पैक्ट ऑफ द फ्यूचर डॉक्यूमेंट निकल के आया है इस समिट से। उसके अंदर लिखा है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको हम रिफॉर्म करेंगे। और इंडिया ने इस इस डॉक्यूमेंट को बेसिकली प्रेज करा है, इसको बेसिकली एक गुड बिगनिंग बोला है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 जो है परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर है। ठीक है, और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर है ना, ये हमेशा रोटेट होता रहता है। कभी इंडिया पार्ट होता है, कुछ साल इंडिया पार्ट नहीं होता, तो रोटेट होते रहते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर हैं, इनके पास होती है वीटो पावर। मतलब टोटल कितने मेंबर हो गए? 15, जिसमें से 5 परमानेंट है और 10 जो है नॉन परमानेंट। सपोज एक ऐसा रिजोल्यूशन आया था, कोई रिजोल्यूशन आता है जिसमें लिखा है कि जो रशिया है उसको यूक्रेन पे जो इन्वेजन है तुरंत रोक देना चाहिए। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में किसी ना किसी मेंबर ने इस रिजोल्यूशन को प्रपोज कर दिया। मान लेते 10 के 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है ना, वो इसके फेवर में है। और 5 जो परमानेंट मेंबर्स है वो कौन है? 5 परमानेंट मेंबर्स है यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस एंड चाइना। ठीक है, मान लेते हैं जो 10 के 10 है ना नॉन परमानेंट, वो तो इसके फेवर में है। यूके, यूएस एंड फ्रांस ये भी इस के फेवर में है। लेकिन रशिया और चाइना मान लेते हैं इसके फेवर में नहीं है। बट क्योंकि उनके पास वीटो पावर है, अगर किसी भी कंट्री ने वीटो पावर को यूज कर लिया तो बाकी जो 13 या 14 कंट्रीज बच गई, वो कुछ भी बोल रही हो, वो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। मतलब अगर एक भी वोट इन 5 में से एटलीस्ट अपोज करता है किसी रिजोल्यूशन को, तो वो रिजोल्यूशन पास होगा ही नहीं। एक्सक्यूज मी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर्ड बना दिया है इन 5 लोगों को, इन 5 पार्टीज को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब
क्योंकि इस पैक्ट ऑफ द फ्यूचर में लिखा है कि हम इसको रिफॉर्म करेंगे, इसको थोड़ा और डेमोक्रेटाइज करेंगे, ताकि जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ में आती है मेनली डेवलपिंग कंट्रीज। ग्लोबल साउथ बोला जाता है, ये टर्म है, यूज करा जाता है डेवलपिंग या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, उनकी भी जो रिप्रेजेंटेशन है, जैसे इंडिया हो गया, फिर जो अफ्रीकन यूनियन हो गया, इनकी भी रिप्रेजेंटेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बढ़ानी चाहिए और इनको भी शायद थोड़ी पावर मिले। तो ये जो है वो बात बोली गई है। इसमें लिखा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिप्रेजेंटेटिव, इंक्लूसिव और ट्रांसपेरेंट बनाने की बात की गई है। तो बहुत बड़ा ये एक्चुअली बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट है ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, तब आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। देन अर्बन पॉवर्टी, सी अभी जो रूरल पुअर हैं, जो रूरल पुअर है, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारी। चाहे वो एम्प्लॉयमेंट वाली मनरेगा स्कीम हो, चाहे वो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने का एम है, चाहे वो मुद्रा लोन हो, चाहे वो राशन शॉप्स पे वन नेशन वन राशन कार्ड हो, बहुत सारी स्कीम चल रही है रूरल पुअर के लिए। लेकिन जो अर्बन पुअर हैं, इनके लिए भी कुछ स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह, बट इतनी ज़्यादा इनको फैसिलिटी नहीं दी जाती। ठीक है, तो गवर्नमेंट सोच रही है, अभी उनका एम है कि अक्टूबर के अंदर ही वो क्या करेंगे, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, जो कि 25 सिटीज़ में होगा। अब आप ये खुद सोचो कि अर्बन पुअर कौन है। ज़्यादातर अर्बन पुअर वो हैं जो कि रूरल एरिया से माइग्रेट करके अर्बन एरिया में रहने आए। क्योंकि मान लेते हैं कोई पर्सन 10,000 रुपये कमा रहा है रूरल एरिया में, तो हो सकता है वो अपना गुजारा चला ले। लेकिन अगर वो अर्बन एरिया में आके 10,000 रुपये कमा रहे हैं, तो वो कहीं कुछ अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। तो ये लोग कहाँ रहेंगे अगर वो कुछ अफोर्ड नहीं कर पाते? उनको काम भी चाहिए, क्योंकि रूरल एरिया में अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। एग्रीकल्चर के अलावा जो अलाइड सेक्टर्स है वो इतने अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। सो द थिंग इज कि वो रूरल एरिया में काम नहीं है, अर्बन एरिया में काम करने आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वो पैसा कमाते हैं वो इनफ नहीं है, तो उनके पास तो रहने की जगह भी नहीं है इनफैक्ट। तो वो क्या करते हैं, स्लम्स में रहते हैं। ठीक है, उसके कारण उनके पास बहुत सारी जो राइट्स है वो उनको नहीं मिल पाती। तो 25 सिटीज़ में ये लॉन्च होगा, ऐसा कोई बड़ा पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम अभी लॉन्च नहीं हुआ है। तो जब होगा तब इसकी डिटेल्स देखेंगे। अभी तो गवर्नमेंट ने बताया कि वो ऐसा कुछ करने वाले हैं, और इसमें टेस्ट लर्न स्केल अप्रोच को यूज़ किया जाएगा। ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ टेस्ट लर्न स्केल, ये जो टर्म है ये किस न्यूज़ के साथ या किस इवेंट के साथ एसोसिएटेड है? तो अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के लिए ये है, आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, मेंस में भी आप इसको लिख सकते हो। मेंस में कोई रैंडम आप आंसर लिख रहे हो, उसमें आपको कुछ सजेशन देना है, तो आप लिख सकते हो ना, टेस्ट लर्न स्केल को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट लर्न स्केल का मतलब क्या है? कोई भी नई चीज़ है उसको आपने पहले टेस्ट करा, उससे उसका जो रिजल्ट आया उस टेस्ट का, चाहे वो अच्छा आया या बुरा आया, उससे आपने सीखा, और जो अच्छा रिजल्ट आया था ना, उसको स्केल कर देंगे, मतलब उसको बड़े लेवल पे आप अप्लाई करेंगे। द प्रोग्राम इज डिजाइन टू अपलिफ्ट द वल्नरेबल सेक्शन, और जो भी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पे लोग या जो वर्कर्स हैं वो अपने जो एम्प्लॉयर्स हैं ना उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन नहीं करते, तो उनको क्या है, निकालना, उनको फायर करना बहुत ईजी हो जाता है इन वर्कर्स को। तो इनकी जॉब सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो इनको, तो इसलिए काफ़ी पुअर भी होता है। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर, गिग वर्कर, वेस्ट वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर, इन सबको इसमें इंक्लूड करा जाएगा। नेक्स्ट, इंडियन वर्कर्स इन इसराइल। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस पर डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से हैं, बट फिर भी एक न्यूज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अगर इंडिया इजराइल रिलेशन पे डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ रहा है, तब आप इसको एज वन पॉइंट मेंशन कर सकते हो। आपको ये पता होनी चाहिए चीज़। एक्चुअली क्या है, इसराइल जो है इंडिया में अभी एक थोड़ा सा लाइक एक प्लेटफॉर्म चला रहा है, जिसमें वो कोशिश कर रहा है 10,000 स्किल्ड इंडियन वर्कर्स के लिए। ये मेनली मैनुअल वर्कर्स हैं, और अभी ऑलरेडी अराउंड 5,000 जो इंडियन वर्कर्स है वो इसराइल में है। ठीक है, ऑलमोस्ट 4,800 जो वर्कर्स है वो इसराइल में ऑलरेडी डिप्लॉयड है। इसराइल 10,000 और इंडियंस को सीक कर रहा है। सो एक्चुअली इन इसराइल में क्या है, स्किल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इंडिया से उनको वो सीक कर रहे हैं। एंड ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव है, ये 2023 में जो नवंबर है, वहाँ पे एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अग्रीमेंट हुआ था। उसमें ये डिसाइड करा गया कि इंडिया से जो स्किल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है वो इसराइल में जाएंगे। ठीक है, ये कुछ बेसिक डिटेल्स है जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, इंडिया से स्किल्ड वर्कर्स इसराइल में जा रहे हैं, ठीक है, इसको कौन ओवरसी कर रहा है, कौन इसको रेगुलेट कर रहा है,
और कुछ केसेस में कौन इंडियन वर्कर्स को स्किल दे रहा है ताकि वो इसराइल में जाके काम कर पाए, वो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, इतनी न्यूज़ है। अब क्योंकि ये न्यूज़ में आ गया एनएसडीसी, तो इसका भी थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें देखना चाहिए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में भी हम 2-3 चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा स्टैटिक नॉलेज भी होनी चाहिए ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि न्यूज़ में आ जाती हैं। तो लेट अस सी, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है एनएसडीसी, ये बेसिकली 2008 में ही बनी है। ठीक है, ज़्यादा पुरानी नहीं है वैसे, 2008 को काफ़ी टाइम हो गया, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि रिलेटिवली न्यू बॉडी है। एंड ये कंपनीज एक्ट के अंदर बनी है, तो एक तरह से आप इसको ध्यान रखना है आपको, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडीज वो होती हैं जो किसी ना किसी लॉ या एक्ट से बनी है। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, ना ही ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। दिस इज समथिंग यू शुड नो। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू बनी है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, उसका इसमें 49% स्टेक है, और बाकी का जो 51% स्टेक है, ये प्राइवेट बहुत सारी कंपनीज हैं, उनका मिला के 51% होता है। तो मतलब देखा जाए तो गवर्नमेंट का इसमें माइनॉरिटी स्टेक है, क्योंकि 50% से कम है ना, उसको कहते हैं माइनॉरिटी स्टेक। तो ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, वॉल्केनिक एक्टिविटी ऑन मून। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फाइंडिंग है। एक्चुअली चाइना का एक लूनर मिशन गया था मून पर, वो वहाँ पे उतरा। ठीक है, उसने जो मून की कुछ मिट्टी है उसको कलेक्ट करा, फिर वहाँ से वो वापस टेक ऑफ उसने किया, और वो अर्थ पे आ गया। मतलब वो उसने क्या करा, जो लूनर सैंपल है ना, लूनर सैंपल, उसको लेके वो अर्थ पे आ गया। फिर उस पर रिसर्च हुई, रिसर्च होने से पता चला कि मून पर तो एक्टिव वॉल्केनोज अभी भी हैं। सी, हमें पता था कि मून पे पहले से एक्टिव वॉल्केनो थे, लेकिन हमें ये लगता था कि 1 बिलियन ईयर अगो, 1 बिलियन हो गया 10 करोड़, मतलब 10 करोड़ साल पहले ही आखिरी वॉल्केनो जो है वो इरप्ट हुआ था मून पर। लेकिन जब ये चाइना का सैंपल रिटर्न, चाइना जो है सैंपल लेके अर्थ पे आया वापस, और उस पे जब और रिसर्च हुई तो पता चला कि इसको 10 करोड़ साल नहीं हुए, सिर्फ 1.2 करोड़ पहले साल पहले ही पिछला जो है वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी। और ये भी सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि इससे भी जल्दी कोई ना कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वॉल्केनिक एक्टिविटी 10 करोड़ साल पहले हो गई अब नहीं हो रही, ऐसा पॉसिबल है कि अभी भी या कुछ टाइम पहले ही वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई हो। बस इतनी सी न्यूज़ है, इतना आपको ध्यान रखना है, सिंपल। ठीक है, और क्या होता है जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है? सी, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वॉल्केनिक एक्टिविटी के थ्रू, तो क्या होगा, जो आसपास की जो ज़मीन है, सैंड है, वो ना पिघलना चालू हो जाती है, क्योंकि वॉल्केनिक एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जो सैंड वगैरह है ना, वो पिघल जाती है, वो मेल्ट हो जाती है। और ये शायद आपको नॉलेज होगी कि जब भी सैंड मेल्ट होती है तो ग्लास बनता है। जो ग्लास इनिशियल स्टेजेस में जब बनता है ना, अर्थ पर भी जब हम बनाते हैं ग्लास, तो उसमें सैंड का यूज़ होता है। हर ग्लास के लिए सैंड का यूज़ नहीं होता, बट काफ़ी जगह ग्लास बनाने के लिए सैंड को ही मेल्ट करा जाता है। तो जब मून पर ऐसी वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, तो डेफिनेटली जो वहाँ पे सैंड थी वो पिघल के ग्लास बन गई, और ग्लास के ना छोटे छोटे ऐसे सर्कुलर स्फेरिकल बीड्स बन गए। उन्हीं को बोला गया है लूनर ग्लास बीड, सिंपल। तो ये जो है डिस्कवर हुए हैं उस सैंपल में, उस लूनर सैंपल में जो चाइना का जो एयरक्राफ्ट है अर्थ पर लाया है। ठीक है, ये कुछ आपको पता होना चाहिए। और इसको सल्फर आइसोटोप रेशियो की एक टेक्निक है, उससे इसको मेजर करा गया है, और ये रिलेटिवली न्यू टेक्निक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब क्योंकि चाइना का ये जो मिशन है, इवन दो ये 2020 का मिशन है, क्योंकि अभी न्यूज़ में आ गया लूनर बीट्स के कारण, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके बारे में। ये लॉन्ग मार्च 5 जो रॉकेट है उनका, उसके थ्रू उसको लॉन्च करा गया था, एंड 2 मीटर की इसने ड्रिल चलाई थी, और उसका वो सैंपल लेकर आया था। ठीक है, और ये कहाँ पे किया था? एक लावा प्लेन पे, मून पर ये लावा प्लेन बाय द वे, जिसका नाम है ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स। ये पूछ सकते हैं ना प्रीलिम्स में, किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि ओशियन ऑफ स्टॉर्म्स इज व्हाट, या फिर ये जो टर्म है ये न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा कि मून पर ही एक लावा प्लेन है। इस तरह से आपको पढ़ना होता है ताकि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। अभी इसको तो टाइम हो गया है थोड़ा, बट इस पे एक ओपिनियन, एक आर्टिकल था द हिंदू पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड करा है। इसमें से ज़्यादातर चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी, बट कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो यहाँ पे लिख दी गई है। एक्चुअली जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 का ही पार्ट है। सी, हो क्या रहा था पहले, किसी के साइंस में 100 मार्क्स है, ठीक है, किसी के मैथ्स में लेट्स से 80 मार्क्स है,
हिस्ट्री में, या खैर स्कूल में हिस्ट्री अलग से नहीं होता, स्पेशली 10th तक तो, बट सोशल साइंस में लेट अस से 85 मार्क्स है, ठीक है? लेकिन उस इंसान के स्पोर्ट्स में कितने मार्क्स आए, डिबेटिंग में कितने मार्क्स आए, म्यूजिक में कितने मार्क्स आए, ये कैसे पता चलेगा? ये तो मार्क्स थोड़ी मिलते हैं इसके। तो उस इंसान को आप कैसे डिटरमाइन, लाइक वो जो पर्सन है उसकी जो फाइनल ग्रेजुएशन के बाद जो फाइनल उसकी परफॉर्मेंस है, वो तो सिर्फ यही मार्क्स बता रही है, ये तो बता नहीं पा रहे। तो मतलब आप जब रिपोर्ट कार्ड पढ़ रहे हो तो आपको सिर्फ ये पता चल रहा है कि हाँ, ये अकेडमिक में कैसा अच्छा है, कितना अच्छा है या बुरा है, लेकिन आपको ये नहीं पता चल पा रहा कि वो क्या को करिकुलर जो है उसमें भी अच्छा है या बुरा है। तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में बोल दिया गया कि हर चीज़ को क्रेडिट होगा, मतलब एक क्रेडिट असाइन कर दिया। तो अब वो मार्क्स मिलते थे ना, वो गायब। अब क्या है, आउट ऑफ 10 क्रेडिट दिए जाएंगे। तो सपोज किसी के अच्छे मार्क्स आए, कुछ भी आए, तो जैसे मैथ्स में उसको 9 की रेटिंग दे दी, क्योंकि आउट ऑफ 10 ही देना है। अब वो पेपर तो 200 मार्क्स का हो सकता है, लेकिन उसको क्रेडिट में कन्वर्ट करना है। साइंस में उसके 9 मार्क्स है। अब देखो यहाँ पे जो है ना, म्यूजिक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि म्यूजिक की परफॉर्मेंस को अब आप ऐसे रेटिंग तो दे सकते हो ना, कि ये इसको कोई म्यूजिक टीचर किसी का म्यूजिक सुन रही है तो वो दे सकते हैं कि भाई ये तो 5 आउट ऑफ 10 है। स्पोर्ट्स में कोई परफॉर्म कर रहा है तो जो पीई टीचर होता है वो देख सकता है कि यार इसकी जो परफॉर्मेंस है वो 8 आउट ऑफ 10 है। तो क्रेडिट यहाँ पे मिल तो रहे हैं कम से कम उसको। तो अब इसको आप कंपेयर कर सकते हो और इन सबका सम कर दोगे, तो इसके थ्रू क्या होगा, ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो रिपोर्ट कार्ड पे दिखेगी। तो यही एनसीआरएफ का ये जो ओपिनियन जिसने लिखा है ना, ये राइटर, वो इसको तारीफ कर रहा है कि काफ़ी अच्छा एक तरीका है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशन को प्रमोट करता है और स्टूडेंट्स को इनेबल करता है कि वो क्रेडिट्स जो है ये ना अर्न कर सके फ्रॉम क्लासरूम टीचिंग, स्पोर्ट्स और वोकेशनल ट्रेनिंग। अब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और ऑब्वियसली ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी तो वर्क कर ही रहा है। ऑब्वियसली अगर आप जिस कॉलेज में हो, चांसेस ज़्यादा है कि वहाँ पे भी क्रेडिट सिस्टम चलता है। तो ये मल्टी डिसेबिलिटी एजुकेशन को प्रमोट करता है। बस यही था, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे ये एक आर्टिकल था, ये भी एक आर्टिकल है द हिंदू के अंदर ही, ओपिनियन बेस्ड। इसमें बोला गया है कि जो इंसॉल्वेंसी है, इंसॉल्वेंसी जो लॉज हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उसको ढंग से उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए, बट आर्टिकल काफ़ी बड़ा था, तो मैं आपको उसी पर्सपेक्टिव से समझाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो किसी इंसान ने कहीं से लोन लिया और वो लोन चुका नहीं पा रहा, तो मतलब वो इंसॉल्वेंट बन चुका है या फिर वो इंसॉल्वेंसी में आ गया। सिंपल सा ये मतलब होता है, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कोई इंसान है या कोई कंपनी है बड़ी, जिसका एक यूनिट इंडिया में है, दूसरी यूनिट यूएस में है, तीसरी यूनिट यूके में है, और उसने तीनों जगह से कुछ ना कुछ लोन लिया है। यूके से कुछ लोन लिया, यूएस से लिया, इंडिया से लिया। और मान लेते वो इंडिया में लोन नहीं चुका पा रहा, यूएस में चुका पा रहा है, यूके में नहीं चुका पा रहा, मतलब इंडिया और यूके में तो वो इंसॉल्वेंट बन गया, यूएस में उसने लोन चुका दिया, लेकिन वो एक ही तो कंपनी है सिर्फ। सो द थिंग इज कि आप इसको कैसे डील करोगे, क्योंकि अब ये तो मल्टीनेशनल हो गया ना। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो डिफरेंट जगह इंसॉल्वेंट हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट जगह से लोन उठा रही हैं, तो इसको कहते हैं क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी लॉ, ठीक है। इससे डील करने के लिए हमें इंटरनेशनली क्रॉस बॉर्डर एक लॉ की जरूरत है, और यूएन सिट्राल जो है उसने एक क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी लॉ निकाला भी था, मॉडल लॉ। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो चीज़ मैं हाईलाइट करूँ बस उतनी इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ तो इतनी रेलिवेंट नहीं है। और हो सकता है इस पे आप बस एक बहुत ही बड़े, जैसे वर्ल्ड ट्रेड या ग्लोबल ट्रेड पे कोई क्वेश्चन आता है ना GS3 में, तभी आप इसको लिख सकते हो, वो भी एक ही लाइन में लिखोगे, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट दो तीन चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यूएन सिट्राल का जो मॉडल लॉ है वो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करने के लिए एक मॉडल लॉ उसने बना दिया। मॉडल लॉ का मतलब है कि उसने तो बना दिया, अब सारी जो कंट्रीज हैं वो इस मॉडल लॉ को देखकर अपनी कंट्री में कुछ स्पेसिफिक लॉ बना दे, ठीक है। यही एम था इसका, ठीक है। तो क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी डील विद सिचुएशन व्हेन अ कंपनी हैज इंसॉल्वेंसी सिचुएशन, जो कि मल्टीपल कंट्रीज में है, जो एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ज़रूरी है, लीगल सर्टेनिटी भी देती है। अगर कोई कंपनी है उसको ऑलरेडी पता है कि इस लॉ के अंदर अगर वो इंसॉल्वेंट होता है तो उसको किस प्रोसेस के थ्रू जाना है। अगर ऐसा कोई लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वो उससे कैसे डील करे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो ये जो मॉडल लॉ है ये इंडिया ने भी रिकॉग्नाइज करा है। सी, एक टर्म आपको ध्यान रखना है, रिकॉग्नाइज। जब इंडिया ने भी 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लाया था, तब उसमें रिकॉग्नाइज करा कि हाँ, जो यूएन सिट्राल का मॉडल लॉ है ना, दैट इज अ गुड थिंग। और अभी तक सिर्फ 60 कंट्रीज ने ही इस मॉडल लॉ को क्या करा है, अप्रोच करा है। इवन दो इंडिया ने आईबीसी के अंदर
इसको इसको रिकॉग्नाइज करा, लेकिन इसको अब तक हमने अडॉप्ट नहीं करा है। दोनों में डिफरेंस है। सपोज कोई लॉ है और मैंने बोल दिया हाँ मैं तो अपना कोई कोड बना रहा हूँ, लेकिन ये जो यूएन सिटाल का जो लॉ है ना ये भी ठीक है, इसके 2-3 प्रिंसिपल्स हैं जिनको मैं यूज़ कर रहा हूँ। दूसरा क्या होगा कि मैं खुद ही कंट्री में लॉ ला रहा हूँ जो इसी लॉ पर बेस्ड हो। दोनों में दिन रात का फर्क हो गया ना। तो हमने रिकॉग्नाइज तो कर लिया है आईबीसी में, बट कोई हम लॉ नहीं लाए हैं इंटरनेशनल इंसॉल्वेंसी या फिर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के लिए। ठीक है, ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड अभी जो है इंडिया क्या कर रहा है, सपोज यूके के साथ हमारे ऐसे बहुत सारे बायलेटरल एग्रीमेंट्स हैं, या यूएस के साथ हो गए, मतलब बहुत सारी कंट्रीज के साथ, ओवरऑल 54 कंट्रीज के साथ इंडिया ने किसी ना किसी टाइप का ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। ये आपको ध्यान रखना है। और ये सारे बायलेटरल है, मतलब दो कंट्रीज के बीच में। लेकिन अगर कोई ऐसी कंपनी है जो इंडिया, यूके और यूएस तीनों में है, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें एक मॉडल लॉ पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड रेमेडी क्लॉज की बात करते हैं, वो इंसॉल्वेंसी प्रोविजन की बातें नहीं करते। बस इतना ही आपको जानना है। दिस इज द कॉन्टेक्स्ट दैट यू नो, उससे ज़्यादा की जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़, इंडिया के स्टील इंपोर्ट्स, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये देखा गया है कि पिछले साल, लास्ट ईयर, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, तो लास्ट ईयर ये देखा गया कि इंडिया जो है स्टील का नेट इंपोर्टर बन चुका है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है। ऐसे जो ट्रेंड होते हैं ना कि इंपोर्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इन ट्रेंड पे प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चन आता है, तो ये थीम आपको बताना चाहिए। इससे हो क्या रहा है कि जैसे इंडिया में भी स्टील मेकर है, इंडिया की कोई कंपनी है जो कि स्टील बनाती है, लेकिन जिसको स्टील चाहिए, लेट अस से कोई कंपनी है, रैंडम कंपनी भी, इसको स्टील की जरूरत है, ये इंडिया में जो स्टील बन रहा है ना उसको नहीं खरीद रहा, ये चाइना से स्टील को इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, एक ये प्रॉब्लम है। इससे क्या हो रहा है, जो इंडियन कंपनीज है जो कि स्टील मेकर्स हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सिंपल। तो अब इंडियन स्टील मेकर्स बोल रहे हैं कि जो इंपोर्ट फ्रॉम चाइना है ना, उनको आप या तो रोको या फिर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दो, जिसको टैरिफ भी बोल देंगे। ठीक है, इंपोर्ट टैरिफ उस पर बहुत ज़्यादा लगा दो, ताकि वो इंपोर्ट करने से डरे और हमारा इंडियन स्टील ही इंडिया में यूज़ हो, इंपोर्टेड स्टील ना हो यूज़। ठीक है, तो ये एक एम है। ये भी बोला गया कि इन चाइना के अगेंस्ट एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगानी चाहिए। एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है? जो कि डंपिंग को रोकती है। अब डंपिंग क्या होती है? सी चाइना के खुद के कंट्री के अंदर जो डिमांड है ना, वो रिलेटिवली काफ़ी कम है। जैसे आई थिंक ये यहाँ पे भी मैंने मेंशन करा है कि चाइना के अंदर हाउसिंग डिमांड काफ़ी कम है। तो अब उनके अंदर स्टील तो बना लिया उन्होंने, लेकिन चाइना के अंदर हाउसिंग डिमांड कम है। तो वो क्या करते हैं, चाइना अपना जो बना हुआ स्टील है ना उसको बाहर बेचती है, और बहुत ही कम प्राइस पे, बहुत ही कम प्राइस पे। तो इसको कहते हैं डंपिंग। किसी भी कंट्री में अगर इंपोर्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, या कोई भी कंट्री अपना प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में बहुत ही सस्ते दाम पे बेच रही है, उसको कहते हैं डंपिंग, और चला करके सस्ते दाम पे बेच रही है, बाय द वे। ठीक है, तो इस इसके अगेंस्ट एंटी डंपिंग टैक्स लगाओ। और ये जो टैक्स है ना, यूएस कनाडा ये लोग लगा चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएस ने तो 25% टैक्स लगा दिया चाइना से जो स्टील आता था उस पर। तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि एक तो चाइना से जो स्टील इंपोर्ट है वो 93% बढ़ गया है। चाइना से स्टील इंपोर्ट पिछले साल 93% बढ़ गया है। ये सब प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, फैक्ट बाय द वे। और अब इंडिया जो है नेट इंपोर्टर बन चुका है स्टील का। तो ये लोग बोल रहे हैं कि अभी जो ड्यूटी लगती है, टैक्स लगता है ना इंपोर्ट पे स्टील के, वो सिर्फ 7.5% है। यूएस में कितना लगा रहे हैं वो 25%। तो इंडिया को भी कम से कम 15% तो बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बस यही बात थी, इसमें और ज़्यादा नहीं है। ये कुछ चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देन स्पाइसेस बोर्ड। स्पाइसेस बोर्ड, ऐसे जो रैंडम बोर्ड्स होते हैं वो अगर न्यूज़ में हो तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, उनका बैकग्राउंड जाके थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि ऐसे बोर्ड्स, रैंडम बोर्ड्स जो न्यूज़ में होते हैं उन पे क्वेश्चंस बने हैं प्रीलिम्स में पीछे साल। स्पाइसेस बोर्ड जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है। स्टैट्यूटरी बोर्ड मतलब स्पीशीज बोर्ड एक्ट, सॉरी स्पाइसेस बोर्ड एक्ट के अंदर बना है। कोई भी बॉडी कोई भी गवर्नमेंट की बॉडी अगर वो एक्ट या लॉ के थ्रू बनती है तो उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आती है। स्पाइसेस बोर्ड ने क्या बोला है कि 2047 तक, जब इंडिया को 100 ईयर्स हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, 2047 तक उनका एम है कि 25 बिलियन उनका एनुअल एक्सपोर्ट हो। मतलब हम क्या एम कर रहे हैं? 25 बिलियन ऑफ एनुअल एक्सपोर्ट हम अचीव कर ले 2047 पर। अभी तक क्या है हमारा? 4.4 बिलियन एनुअल एक्सपोर्ट ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बड़ा ये अनाउंसमेंट है। ठीक है, तो ये आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पर। दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तो वो एक्सपोर्ट जो कि सबसे तेजी से ग्रो हो रहा है। ठीक है, किसी प्रोडक्ट, कोई ऐसा स्पाइस
जो सबसे तेजी से ग्रो हो रहा है, और दूसरा ऐसा प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है? जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्पाइस है इंडिया से, मतलब एक्सपोर्ट में, वो है चिली, और जो सबसे तेजी से जिसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, वो है जिंजर। ये दोनों आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? ये जो इसकी ग्रोथ हो रही है ना, ग्रोथ रेट, वो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको मतलब पता होना चाहिए कि कौन ज़्यादा बढ़ रहा है और कौन सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है? और जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री है, उसके अंदर 5 कमोडिटी के बोर्ड्स हैं, 5, जिसमें से एक स्पाइस बोर्ड तो है ही, 4 और कौन से हैं? टी बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड एंड टबैको बोर्ड। तो प्रीलिम्स से जाने से पहले आपके पास इन पाँचों स्टैट्यूटरी कमोडिटी बोर्ड्स के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और इन पे क्वेश्चंस बनते भी हैं, ठीक है? सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ सेशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड हैव अ गुड डे।